हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारे जीनर डायोड के बारे में। ठीक है। जीनर डायोड क्या होता है, कैसे हम उस पर बात करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में एलईडी पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि जीनर डायोड और एलईडी में कई लोग कंफ्यूज आते हैं और एलईडी के डिप्लीशन लेयर को थिन बोल देते हैं और हैवीली डोप बोल देते हैं। ये सेम चीज़ किस में होती है, लेकिन जीनर डायोड में होती है, एलईडी में नहीं होती। राइट। हम रेक्टिफायर के बाद जीनर डायोड पढ़ते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रेक्टिफायर जीनर डायोड एलईडी में। तो बस यही डोपिंग का थोड़ा सा रहता है लोगों को कि क्योंकि एलईडी फॉरवर्ड बाइजिंग में काम करती है तो हमें लगता है कि ये फ़र्क है कि उसकी जो डिप्लीशन लेयर हो जाती है वो थिन हो जाती है डोपिंग की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। राइट। जीनर डायोड में ऐसा केस रहता है। और वो क्या होता है जीनर डायोड, आइए थोड़ा सा जीनर डायोड के बारे में करेंगे। ये इसका जो प्रोसेस है कैसा होगा और उसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे। एक ग्राफ है, इसके हम डिटेल में स्टडी करेंगे अभी। पहले ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, थिन डिप्लीशन लेयर। होता क्या है जीनर डायोड? जीनर डायोड एक ऐसा डायोड है जो कहाँ किस में वर्क करता है? रिवर्स बाइजिंग। अरे भाई, मतलब फॉरवर्ड बाइजिंग में फिर क्या करेगा सर? फॉरवर्ड बाइजिंग में नॉर्मल डायोड की तरह एक्ट करेगा, लेकिन रिवर्स बाइजिंग में ये वर्क कर सकता है। इसीलिए जीनर डायोड है ये। कैसा नाम है इसका? नाम जीनर डायोड है। रिवर्स बाइजिंग में ये काम कर सकता है, इसी को हम जीनर डायोड बोलेंगे। सबसे बेहतरीन है क्योंकि रिवर्स बाइजिंग में काम करना। और कैसे रहेगा, क्यों करेगा, और फिर ये वोल्टेज रेगुलेट करेगा। रेक्टिफायर की जस्ट बात, ये टॉपिक इसलिए लेना चाह रहे थे हम क्योंकि रेक्टिफायर से जो आउटपुट आती है वही जीनर डायोड को भी, उसी को हम जीनर डायोड से पास करवा सकते हैं। बताएंगे अभी कैसे, वो पूरा एक डायग्राम बनाएंगे सर्किट। बट फ्लो चार्ट सॉरी। रिवर्स बाइजिंग में ये काम करेगा, होगा वही पीएन जंक्शन होगा। अब डायोड हमने सबसे पहले पढ़ा था, हमने आपको बोला था कि आप कोई भी डिवाइस उठा लेना सेमीकंडक्टर में, पीएन जंक्शन डायोड जरूरी होगा। राइट। तो पीएन जंक्शन डायोड अगर ज़रूरी है तो हम अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। रिवर्स बाइजिंग के केस में जैसे यहाँ पर, अब यहाँ हमारे पास क्या रहेगा? पी टाइप सबस्ट्रेट पे एन टाइप करके या एन टाइप सबस्ट्रेट पे पी टाइप करके वही पीएन जंक्शन हम बना लेंगे। राइट। अब क्या रहेगा? हमने इसको रिवर्स बाइजिंग दिया है। अगर रिवर्स बाइजिंग अभी नहीं भी दी तो भी ये कैसा रहता है? ऐसा। ये एन टाइप, ये पी टाइप। दिस इज हैविली डोप्ड। ये थिन डिप्लीशन लेयर रहता है इसका। दिस इज, अभी मैंने इसको किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया है, कोई बाइजिंग नहीं दी, नो बाइजिंग। ठीक है। ये जो डिप्लीशन लेयर है इसका बहुत 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 थिन है। अब ये थिन कैसे हुआ, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं और फिर थिन होने से हमारा एडवांटेज क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखो, हमने एक रिवर्स बाइजिंग की कंडीशन देखी थी जिसको हम बोलते थे एवलांचे ब्रेकडाउन। याद होगा आप सबको? एवलांचे ब्रेकडाउन, जो मतलब नॉर्मल डायोड में रिवर्स बाइजिंग होती थी उसको हम क्या बोलते थे? एवलांचे ब्रेकडाउन। आपको वही कोलिजन के कारण। राइट। जब नॉर्मल डायोड को हम रिवर्स बाइजिंग देते थे तो आपको याद होगा उसकी डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती थी। और इतनी बढ़ जाती थी कि वहां से अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाती थी कि वो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर के इलेक्ट्रॉन के पास आकर, डिप्लीशन लेयर के आइटम्स के पास आके उसके इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देते थे। और यही इलेक्ट्रॉन फिर आगे टकराते थे जिससे हमारे पास बहुत सारा करंट आ जाता था, लेकिन डायोड हमारा डैमेज हो सकता था। और डायोड डैमेज हो सकता, वो हीट अप हो सकता था, वो खराब हो सकता था। ये आपको याद होगा, ये हमने रिवर्स बाइजिंग में किया था नॉर्मल डायोड के साथ। और इसी ब्रेकडाउन को बोला था हमने एवलांचे ब्रेकडाउन। क्या बोला था? एवलांचे ब्रेकडाउन बोला था। ये क्यों हुआ था एवलांचे ब्रेकडाउन? जब हमने रिवर्स बाइजिंग की थी, किसकी सर? वो नॉर्मल डायोड की। तो कोलिजन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोलाइड कर गए थे सिलिकॉन एटम, अगर मैं सिलिकॉन का ले रहा हूँ तो एटम से, है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर रहे थे जिसकी वजह से करंट फॉर श्योर बढ़ गया था। करंट फॉर श्योर बढ़ गया था, लेकिन डायोड हमारा डैमेज हो गया था, डिवाइस हमारी डैमेज हो गई थी। राइट। यस। ऐसा ही ब्रेकडाउन जीनर में भी आएगा, लेकिन उस ब्रेकडाउन में कुछ अंतर होगा। वो क्या अंतर होगा उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं आप। देखो ध्यान से। भाई इतना तो समझ में आ रहा है कि जीनर डायोड रिवर्स बाइजिंग में काम कर रहा है, लेकिन इसकी थिन लेयर है तो कैसे डिप्लीशन लेयर? देखो, डिप्लीशन लेयर का मतलब क्या था? जहां फ्री चार्जेस ना हो। डिप्लीशन लेयर का मतलब क्या था? जहां फ्री चार्जेस ना हो, इलेक्ट्रॉन होल्स ना हो। नॉर्मल डायोड में हम टॉपिंग इतनी नहीं करते, तो फ्री चार्जेस कम रहते हैं एन और पी में, तो डिप्लीशन लेयर थोड़ी सी थिक रहती है। लेकिन
जीनर डायोड में हम हैविली डोप्ड कर देते हैं, इसको हैविली डोप्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो चार्ज कैरियर्स ज़्यादा हो जाएंगे, और चार्ज कैरियर जितने ज़्यादा होंगे वो वाला रीजन उतना ज़्यादा बढ़ेगा, वो रीजन ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा या ज़्यादा थिक होगा जहाँ चार्ज कैरियर होंगे। और चार्ज कैरियर जहाँ है, अगर वो रीजन थिक है, तो जहाँ चार्ज कैरियर नहीं है यानी डिप्लीशन लेयर, वो रीजन हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, थिन हो जाएगा। अब अगर वो रीजन थिन हो गया, इससे बेनिफिट क्या हुआ हमारा, वो रीजन अगर थिन हो गया तो इससे बेनिफिट क्या हुआ हमारा, ये सोचने की बात है। आइए थोड़ा सा सोचते हैं। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक कंसेप्ट पता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, या पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर या डी लिख दो इज इक्वल टू ई, यानी आप ऐसे भी बोल सकते थे इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, माइनस का लिखते थे जब आप ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये डिस्टेंस, राइट। आपको पता था कि आपको ये भी पता है डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई थी, होती जाता है, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर डिस्टेंस में बड़ा कर देता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो, यही इसमें हुआ था। नॉर्मल केस में जब हम डिप्लीशन लेयर देखते हैं वो इतनी थिक होती है, और जब डिप्लीशन लेयर यहाँ पर देखी तो वो थीन थी। क्यों, डिप्लीशन लेयर में क्या होता था, आपको याद होता था, यहाँ पर एन टाइप थे तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पी साइड वाली साइड, तो यहाँ पर एक क्या बनता था, पॉजिटिव से नेगेटिव, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस भी बनता था। एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम काम तो होगा वहां पर भी, डिप्लीशन लेयर तो जीरो ही बन रही है, लेकिन ये रीजन कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ऐसे बन रही है। तो क्या फर्क है दोनों में, दोनों में देखो डिस्टेंस कहाँ ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, रेड वाले में डिस्टेंस ज्यादा है। और डिस्टेंस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी अभी रिलेशन में देखा पोटेंशियल डिफरेंस के साथ वाले, कि डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो इससे मेरा क्या फायदा हुआ है सर, ये बताओ पहले आप। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इलेक्ट्रिक, क्योंकि डी कम हो गया जीनर डायोड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीनर के केस में ज़्यादा होगी डिप्लीशन लेयर वाली साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने से मेरा क्या फ़ायदा होगा, उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने से मेरा क्या फ़ायदा होगा, पहले तो ध्यान से इसको समझेंगे। सबसे पहले अभी तो मैंने बाइजिंग नहीं करी, मेरा जीनर डायोड अभी इतना बाइजिंग मैंने किया नहीं। अब अगर बाइजिंग कर दूं, सपोज यही होगा, ये सब जो लग बना हुआ रहे, बाइजिंग कर दी तो क्या हुआ था, याद करो ये कैसी बाइजिंग है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से एंड पॉजिटिव, यानी ये रिवर्स बाइजिंग है। तो क्या करता था, यहाँ से ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा खींच लेगा खींच लेगा, डिप्लीशन लेयर थोड़ी सी हमारी क्या हो जाएगी, थिक हो जाती थी, याद है ना, वही होगा सर वही होगा। लेकिन ये जो थिकनेस है ये कंपेरेबल टू डायोड वाला, जो नॉर्मल डायोड वाला केस है उसके कंपैरिजन में कम रहती है। अब क्या हुआ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब जैसे ही इसने चार्ज कैरियर्स खींचे, और पॉजिटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गई, मतलब फ्री चार्जेस इधर हो गए, इधर खिसक गए, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर खिसक गए, इधर से प्रोटॉन होल सॉरी इधर खिसक गए, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, डिप्लीशन लेयर थोड़ी बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया। पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था इस केस में, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया। रिवर्स बाइजिंग में धीरे 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 मैंने रिवर्स बाइजिंग बढ़ाई, तो जीरो डायोड में इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया। एक टाइम ऐसा आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ गया कि उसने क्या किया, उसने सर जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ जो भी सिलिकॉन एटम्स थे उनको ब्रेक करना शुरू कर दिया। उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ब्रेक इन द सेंस उसके जो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डेड, उसको फ्री करना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को अगर फ्री करना शुरू कर दिया सिलिकॉन एटम्स के, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कहाँ जाएंगे, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ मूव कर जाएंगे, और वहाँ इजीली मूव कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि डिप्लीशन लेयर पतली है यहाँ पर, तो वो इजीली मूव करेंगे दूसरी साइड, दूसरे जंक्शन वाली, मतलब एन टू पी वाली साइड, दूसरी जगह अच्छे से मूव कर पाएंगे इजीली, क्योंकि डिप्लीशन लेयर थी ना। क्योंकि यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्योंकि सिलिकॉन एटम्स, या अगर मैं सिलिकॉन का ही मान के चल रहा हूँ,
तो जो एटम्स है उसमें से इलेक्ट्रॉन को वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करवा देगा, और इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो पीछे क्या छोड़ेंगे, होल छोड़ेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन और होल्स का जनरेशन हुआ है जीनर डायोड में। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीनर डायोड में और अवलांचे ब्रेकडाउन। इस अच्छा, जब ऐसा होना शुरू हो जाता है, देखो धीरे धीरे बढ़ाई है ना हमने वोल्टेज जीनर की भी, बढ़ाई 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 बढ़ाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हुआ और स्ट्रॉन्ग हुआ और स्ट्रॉन्ग हुआ और स्ट्रॉन्ग हुआ। एक टाइम के बाद इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वहां से इलेक्ट्रॉन को उसने लूज करवाना शुरू कर दिया, और वो इलेक्ट्रॉन फिर वहां से मूव कर गए, और इजीली मूव कर गए जंक्शन के उस पार, क्योंकि जंक्शन की लेयर पतली है, डिप्लीशन लेयर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी थिक नहीं है, सॉरी, राइट। तो अब क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, जब इलेक्ट्रॉन वहां से वहां मूव करने लग गए, ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे होता है। इसी वोल्टेज को बोलते हैं जीनर वोल्टेज। क्या बोलते हैं, जीनर वोल्टेज। और इस ब्रेकडाउन को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन। अब अवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन में क्या फर्क है, यही क्वेश्चन में आता है। अवलांचे में और जीनर में क्या फर्क है। एवलांचे ब्रेकडाउन में भी ऐसा होता है कि एक वोल्टेज पर आकर, एक वोल्टेज पर आकर, दैट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज पर आकर, ब्रेकडाउन वोल्टेज पर आकर करंट बढ़ जाता है, लेकिन उसका रीजन क्या है, कोलिजन होना, इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होना एटम्स के साथ, वो उसका रीजन है, जिसकी वजह से हीट रिलीज होती है, और हीट का वो डायोड हमारा गर्म हो सकता है, हीटअप हो सकता है और डैमेज हो सकता है। जीनर में कोलिजन नहीं, जीनर में क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा बढ़ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह फ्री हो गए, और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गए इजीली। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर डायोड डैमेज नहीं होगा, अब जीनर पहले ही आ जाता है अवलांचे से, वैसे अगर मैं आप कंपेयर करोगे अगर किसी के साथ, अभी मैं आपको ग्राफ में भी दिखाऊंगा। बट ये फर्क है जीनर ब्रेकडाउन और अवलांचे ब्रेकडाउन, दोनों में ब्रेकडाउन हो रहा है, एक को बोला दोनों रिवर्स बाइजिंग में हो रही है, अवलांचे ब्रेकडाउन भी रिवर्स बाइजिंग में होता है वो नॉर्मल डायोड में, जीनर डायोड में जीनर ब्रेकडाउन होता है वो भी रिवर्स बाइज में होता है, लेकिन जीनर डायोड में डायोड डैमेज नहीं होता, अवलांचे में डैमेज होता है। ये हमारी वर्किंग थी, कैसे करंट पैदा हुआ, सॉरी कैसे करंट चलना स्टार्ट हुआ इसके अंदर, रिवर्स बाइजिंग में भी, वही इसका मेन रीजन है। अब इसका एकदम हल्का सा एग्जांपल, मतलब सॉरी ग्राफ देख लेते हैं। यही ग्राफ आपके सामने जो बना हुआ है, ये सारा साफ नहीं है, इसलिए ये सारा का सारा साफ नहीं है, इसलिए मुझे दोबारा से बनाना पड़ रहा है। चलिए, तो भाई फॉरवर्ड में तो नॉर्मल डायोड की तरह एक्ट करेगा भाई, ऐसे ऐसे करंट धीरे 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 बढ़ रहा है, राइट। अब क्या हुआ, धीरे 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 धीरे, जहाँ पर करंट एक बार थोड़े से टाइम के बाद बढ़ने लग जाएगा, फॉरवर्ड में तो थोड़े से टाइम के बाद हमारा करंट बढ़ने लग जाएगा, राइट। अब लेकिन रिवर्स में क्या हुआ, वो कहानी थोड़ी सी देखने वाली है। रिवर्स में क्या हुआ, रिवर्स के अंदर पहले तो करंट बहुत कम था, चाहे मैं अगर नॉर्मल डायोड की बात करूँ तो रिवर्स में करंट कम रहता है, कम रहता है, कम रहता है, कम रहता है, एकदम से आगे एकदम से ज्यादा करंट हो जाता है, राइट। इसको बोलते थे एवेलांचे ब्रेकडाउन। ये नॉर्मल डायोड का केस है। अब क्या होगा, असली डायोड, मतलब सॉरी अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो जीनर डायोड, उसके केस में क्या होता है, लेट्स सी। उसके केस में भी पहले तो करंट कम रहता है, कम रहता है, कम रहता है, उसके बाद एकदम से करंट बढ़ जाता है, उसके बाद एकदम से करंट बढ़ जाता है। मैं इसको बहुत अच्छे से बनाऊं, ऐसा बन जाएगा। इसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। ये अब लांचे से पहले ही आ गया, आप देख लीजिए। खास बात क्या है, यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर भी वोल्टेज इतनी है, इस पॉइंट पर भी वोल्टेज लगभग इतनी है, इस पॉइंट पर भी वोल्टेज लगभग इतनी है, इस पॉइंट पर भी वोल्टेज लगभग इतनी है, लेकिन करंट की वैल्यू, वाई एक्सिस पे हमारा करंट होता है और यहाँ पर हमारा वोल्टेज होता है, वोल्टेज की वैल्यू उतनी ही रह रही है लगभग, लेकिन करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, बढ़ रही है, राइट। करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, वोल्टेज की वैल्यू उतनी ही रह रही है। खास बात ये है, क्या सर, मैं लिख देता हूँ, खास बात क्या है इसके अंदर, सर वोल्टेज रिमेन्स, यहाँ लिख देता ना, वोल्टेज रिमेन सेम, रिमेन्स सेम, बट करंट चेंजेस, करंट की वैल्यू बढ़ रही, करंट चेंज, वोल्टेज तो सेम है, करंट चेंज हो रही है, यानी इसी वजह से, क्योंकि जीनर डायोड में वोल्टेज
जब जीनर ब्रेकडाउन आने के बाद वोल्टेज में ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा करंट चेंज होने पर भी, इसका मतलब ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज हो सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं जीनर डायोड को हम किस तरह यूज कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। एक अवलांचे ब्रेकडाउन है, एक जीनर ब्रेकडाउन है, मैंने दोनों का फर्क बता दिया है। क्या कैसे यूज कर सकते हैं जीनर डायोड को आप, क्या उसका नाम क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। वो कैसे करेंगे अभी पहले उसके बारे में भी बात करेंगे, पर यहाँ तक देख लो अच्छे से वीडियो को पॉज करके। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ देख लेना और मुझे बता देना सर के थ्रू, और आई विल डिस्कस इट। ठीक, ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, इसके बाद हम अभी इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी नहीं करेंगे। अब आपके पास जितना टाइम पड़ा है, लगभग लगभग हमने कवर कर ही लिया। जितना टाइम पड़ा है, अब जितना भी सिलेबस हो गया उसको अच्छे से कर लो, रिवाइज करो, क्वेश्चंस लगाओ। अब सिर्फ क्वेश्चन लगाने का टाइम है। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाओ। अब नए कंसेप्ट मत पढ़ो। नए कंसेप्ट वही पढ़े जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा। पहले अपने जितने कंसेप्ट हो गए हैं उस सबके क्वेश्चंस लगाते रहो। फिर किसी कंसेप्ट में ऐसा लगता है आपको कि डाउट है तो सर को बोल देना, वी विल डिस्कस इट। या हम कोई वीडियो बना देंगे या कोई मटेरियल भेज देंगे आपको। राइट, लेकिन पहले आपके अब वो सारे कंसेप्ट हो जाने चाहिए जो बिल्कुल सही से आते हैं, और थोड़े बहुत भी आ रहे हैं उसके न्यूमेरिकल लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर्स के लगाना ही आपका मेन फोकस होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस पड़ा होगा। चलिए, अब बात करते हैं कि जीनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे काम करें, वाई। अब देखते हैं, 1 सेकेंड। देखो, जीनर डायोड में यही डायग्राम है ना, सेम वैसा ही ले लेते हैं। एक बैटरी लगा रखी है सर, ठीक। यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है सर, और यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, जीनर डायोड लगा रखा है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, यहाँ पर ये दिख रहा है, क्योंकि उल्टा लगा देंगे ना तो सही रहेगा, क्योंकि हमने रिवर्स बाइजिंग का केस करना है। जीनर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, जीनर, ये जेड बना देते हैं, ये जीनर का सिंबल हो गया अपने पास। ये जीनर का सिंबल हो गया, सॉरी ये जीनर का क्या हो गया हमारे पास, सिंबल हो गया। ठीक है, आइए, ये जेड बन रहा है ना ऊपर, ये देखो, ये जेड, ये जीनर का सिंबल हो जाता है। अभी काम करेगा, देखो ये लोड रेजिस्टेंस हो, क्या होता है। मैं इसको रेक्टिफायर से भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी रेक्टिफायर से मतलब पूरा वो डाई फ्लो चार्ट बनाना है हमने, कैसे वो कैसे एक्सप्लेन होता है वो भी देखो इसको। अगर मान लो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पर कोई वोल्टेज आ रही है हमारे पास एक्स्ट्रा, मतलब मान लो भाई हमारा इनपुट सर्किट है, हमारा क्या है, इनपुट सर्किट है अच्छा खासा। तो क्या करेगा ये जनरेटर, तो पहले वही फ्लो चार्ट ही देख लेते हैं। मान लो ये इनपुट थी हमारे पास जो एसी आती है 220 वोल्ट की। इसके बाद याद है आप सबको हमने क्या लगाया हुआ था, ट्रांसफॉर्मर लगाया था। ट्रांसफॉर्मर के साथ हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ था, मतलब वही रेक्टिफायर लगाया था। रेक्टिफायर के बाद हमें आउटपुट मिलता था जिसके अंदर रिपल्स होते थे, लेकिन हमने एल फिल्टर, पाई फिल्टर, एलसी फिल्टर, इन सब का यूज करके उसे कम से कर दिया, लेकिन फिर भी जो आउटपुट मिली थी वो हमें कुछ ऐसा मिली थी, याद है, राइट। इसको भी हम सही कर सकते हैं। इसके आगे अब क्या लगा सकते हैं, जीनर डायोड। जीनर डायोड क्या करेगा, इसको रेगुलर कर देगा, इसको रेगुलेट कर देगा। इसको वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हो। अब इसकी जो वेट वो आएगी, वो लाइन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट डीसी की फॉर्म में, इसी ने वोल्टेज को रेगुलेट किया है। तो हमने ट्रांसफॉर्मर, ये एक से नहीं, मैं तो सिर्फ फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, ऐसे समझ समझ लेना, ये पूरा सर्किट है। मतलब ऐसा है, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर से फिर रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से फिर जीनर वोल्टेज रेगुलेटर, ऐसा हमारा सिस्टम रहता है। अब ये जो पीछे से इनपुट आ रही है 220 वोल्ट, मान लो ये 220 की जगह 190 हो जाए, 180 हो जाए, 200 हो जाए, फ्लक्चुएट हो गई। तो हमारी जो डिवाइस थी जो कनेक्टेड थी भाई, जो हमारी कनेक्टेड थी, अगर ये जीनर डायोड या वोल्टेज रेगुलेटर ना बनाता मैं,
तो ये जो हमारी डिवाइस थी जिसको सिर्फ चाहिए था मान लो 8 वोल्ट, या मान लो 5 वोल्ट या 6 वोल्ट, हमें जो चाहिए उतना ही चाहिए था मान लो, जो भी मैं डिवाइस कनेक्ट कर रहा हूँ घर पे। तो अगर पीछे से वोल्टेज चेंज हुई तो उसकी वोल्टेज भी चेंज हो जाएगी, पीछे से वोल्टेज ज़्यादा होगी तो यहाँ पर भी वोल्टेज हो सकता है ज़्यादा हो कम हो जाए, तो मेरा तो डिवाइस ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मुझे एक वोल्टेज रेगुलेटर की ज़रूरत होती है, जिसको मैंने जीना डायोड की फॉर्म में यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। अब वो कैसे काम करेगा, जीना डायोड इस वोल्टेज को चेंज नहीं होने देगा, वोल्टेज को चेंज नहीं होने देगा। और आप समझ चुके होंगे कि वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता यानी वो कौन सी वोल्टेज पर वर्क करे। अगर आपको याद होगा कब ऐसा करेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिला था, जब जीना डायोड वोल्टेज को चेंज नहीं होने दे रहा, करंट चाहे चेंज हो रहा हो, याद है ना ये वाला, यानी जीनर ब्रेकडाउन के दौरान। जीनर ब्रेकडाउन के दौरान ऐसा काम करने लग जाएगा कि वो वोल्टेज को चेंज नहीं होने देगा, और क्योंकि वो वोल्टेज को चेंज नहीं होने देगा इसलिए हम उसको बोल देंगे कि वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है। वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा हमारे पास। इसको हम थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए थोड़ा सा सोचेंगे कि भाई कैसे काम कर रहा है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। चलो चेक करते हैं। अगर ये वोल्टेज रेगुलेटर है, कैसे ये ऐसा कर सकता है। अब होता क्या है, हमारे पास वही एक बैटरी लगी हुई है सपोज, यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसको हम सोर्स रेजिस्टेंस बोलते हैं, और यहाँ पर हमारे पास वही हमारे पास डायोड है जिसको हमने क्या बोला है, जीना डायोड बोला है। ये लोड रेजिस्टेंस है। सॉरी, ये थोड़ा सा मुझसे हमेशा ही गलत बनता है। चलिए, तो यहाँ पर आर एल है। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है। जीना डायोड ने क्या किया, यहाँ से जो वोल्टेज आई वो मान लो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज आती, पहले मान लो वो आई 8 वोल्ट 7 वोल्ट, ये जीना डायोड है। मान लो मेरे को ये लोड रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस मेरे को एक फिक्स वोल्टेज चाहिए 6 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट। 4 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, चलो 5 वोल्ट बोल देते हैं, चलो 6 बोल दो कोई नहीं। और यहाँ से जो वोल्टेज आ रही है वो वेरी कर रही है कभी 5 टू लेकर 8 तक। अब क्या होगा, जीना डायोड ना, जब ये वाला केस होता है हमारे पास जीना डायोड का, ये फॉरवर्ड बाइजिंग वाला आपको याद हो तो, फॉरवर्ड बाइजिंग वाला जब जीना डायोड का केस होगा, अभी हमने जो सबसे पहले बनाया था ना इसका, कहाँ गया ये वाला जो केस होता है, ये नॉर्मल डायोड की तरह ही एक्ट करता है जीना डायोड। अगर ये फॉरवर्ड में हो रहा है तो ये नॉर्मल डायोड की तरह एक्ट कर रहा है भाई। लेकिन यहाँ पर जैसे ही उसकी वोल्टेज बढ़ जाती है किसी एक जीनर वोल्टेज के अकॉर्डिंग, तो वो ऑन हो जाता है। और जब तक ये उस वोल्टेज से कम है, जीनर जिस पर ये ब्रेकडाउन आता है ना, जीनर का ब्रेकडाउन, उसको जीनर वोल्टेज बोलते हैं। अगर ये जीनर वोल्टेज से कम है तो हम बोलते हैं कि अभी जीनर डायोड हमारा ऑफ पोजीशन में। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ध्यान से। नॉर्मल डायोड की तरह एक्ट करेगा जब वो फॉरवर्ड बाइजिंग में चल रहा होगा, लेकिन अगर वोल्टेज रिवर्स बाइजिंग में जीनर डायोड की वोल्टेज जीनर वोल्टेज से कम है तो वो ऑफ पोजीशन में है हमारा जीनर डायोड। और जीनर डायोड ऑन पोजीशन में कब आएगा, जब जो वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं वो जीनर वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा, राइट। ये सब ध्यान रखना, तीनों केस मैंने बताए। अभी यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, जो आपने हमने भी डायग्राम बनाया उसके अंदर हमारा क्या होगा, हमने कहा कि पहले जब 5 वोल्ट आ रही थी या 6 ही वोल्ट आ रही थी, सपोज 6 वोल्ट आ गई, 6 वोल्ट आ रही है अभी पीछे से, तो जीनर क्या कह रहा है, भाई भाई ज्यादा नहीं आनी चाहिए ना, तो जीनर कह रहा है 6 आ रही है तो ठीक है, जीनर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे ही 7 वोल्ट आ जाए, हमको चाहिए 7 नहीं आनी चाहिए भाई, जैसे ही 7 वोल्ट यहाँ पर आ गई, 6 की जगह फ्लक्चुएट करके वोल्टेज हो गई 7 या 8, मान लो 8 हो गई, उससे ज्यादा फर्क पड़ रहा है मान लो इसको, तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए हम यहाँ पर एक जीनर डायोड लगा देंगे, मान लो वो 8 वोल्ट का ही है ना, उसकी रेंज बता दो, या अभी मैं बोल रहा हूँ 8 वोल्ट ये सहन नहीं कर पाएगा, आर एल ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकता है, इससे ज्यादा आर एल सहन नहीं कर पाता। तो मैंने क्या बोला कि 8 वोल्टेज तक, वैसे तो हमको बिल्कुल कांस्टेंट रखते हैं, 6 वोल्ट ही रखते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पर 6 वोल्ट की जगह ज्यादा हो जाए, तो मैं यहाँ पर जीनर डायोड, अगर 6 वोल्ट ही रखनी है तो मैं यहाँ पर जीनर डायोड लगा दूंगा 6 वोल्ट। अगर 6 वोल्ट से ज्यादा हुआ, अगर 6 वोल्ट से ज्यादा हुआ
तो ब्रेक जीनर जीनर की वोल्टेज मैंने यहाँ कितनी लिखी है भाई, 6 वोल्ट। अगर 6 वोल्ट से ज़्यादा मेरे को मिला तो मैं क्या करेगा जीनर डायोड, जीनर डायोड अपनी ऑन पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि जीनर के पास अपनी वोल्टेज कितनी है जब वो ऑन पोजीशन में आता है, उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज, और इस डायोड की वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज मैंने तय करी हुई है कितनी है, 6 वोल्ट। अब अगर पीछे से 6 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल पर डिफरेंस है, 6 वोल्ट से ज़्यादा की वोल्टेज है, तो जीनर भाई साहब हो जाएंगे ऑन। और जब वो ऑन हो जाते हैं, आपको पता है करेक्टरिस्टिक में वो सारा करंट अपने में से ले लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट खुद ले लेंगे और इसके पास उतना ही करंट देंगे। अरे करंट की छोड़ो, एक बार दोबारा सुनो, है ना, इसी करंट से ही एक बात आएगी, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। जब ये 6 वोल्ट, ये क्या कहते हैं कि मैं करंट ज़्यादा ले लूंगा, मैं ज़्यादा ले लूंगा, इस भाई साहब को तंग नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक खूबी है। मेरे पास क्या खूबी है कि मैं अपनी वोल्टेज को कांस्टेंट रख के भी अपनी करंट को चेंज करवा सकता हूँ। तो मैंने कहा 6 वोल्ट है तो कोई बात नहीं, मेरी वोल्टेज चेंज नहीं होनी चाहिए, मेरी वोल्टेज चेंज नहीं होनी चाहिए, मैं करंट ज़्यादा ले सकता हूँ। तो इसके वोल्टेज चेंज ना होने से क्या फ़ायदा हुआ, आप ध्यान से देखो, लोड रेजिस्टेंस और जीनर डायोड दोनों आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, और पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर जीनर कहता है कि मैं 6 वोल्ट का हूँ, तो मेरे जो पैरेलल में है वो भी 6 वोल्ट का रहेगा, और इसकी मेंटेन आरएल के अक्रॉस जो वोल्टेज हमेशा मेंटेन रहेगी वो रहेगी 6 वोल्ट। बजाय कि इनपुट में कुछ भी हो, कुछ भी हो, इनपुट में कुछ भी हो, जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है अगर वो 6 वोल्ट है, तो उसके पैरेलल में भी 6 वोल्ट रहेगी। तो आरएल जो भी मेरा लोड है, वो लैंप लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, तो वो 6 वोल्ट के अक्रॉस ही काम करता रहेगा। इसीलिए मेरा वोल्टेज रेगुलेट हो गया, और ये रेगुलेट करवाया किसने है, जीनर डायोड। अभी थोड़ा अजीब लग रहा है सर, अगर पीछे से नो आ जाए तब भी जीनर 6 करेगा, हाँ, तो सर वो बाकी की कहाँ गई, बाकी की खाने के लिए तभी तो हमने क्या लगाया है, सोर्स रेजिस्टेंस। अगर पीछे से नो आई, जीनर ने 6 ले ली, तो इसने क्या ले लिया होगा, 3 वोल्ट ले लिया होगा। पीछे से मान लो 8 आई, जीनर ने 6 ले ली, इसने क्या ले लिया होगा सर, 2 वोल्ट ले लिया होगा। तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, लेकिन ये मेन काम पॉसिबल किसकी वजह से हुआ है सर, ये रेगुलेशन आई किसकी वजह से है सर, ये रेगुलेशन आई है सर इसकी वजह से, जीनर डायोड की वजह से। इज दैट क्लियर। इसी तरह हमारा जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह एक्ट करता है। ध्यान से देखो, इसके बाद अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल इसके अच्छे से देखेंगे अलग अलग कंसेप्ट के, तब हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसके क्वेश्चन आ सकते भी हैं और आपको समझ में भी आ जाएंगे। देखिए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, आप सेकंड पोज करिए कुछ और फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देख लिया होगा आई थिंक। आइए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। The 6 volt Zener diode, as shown in the circuit below, has zero Zener resistance and knee current of 5 milliampere। अब ये knee current क्या होता है कि जो Zener डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की टर्म्स में यूज करना है, अगर वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करना है, तो जो मिनिमम करंट उसमें पास होना चाहिए वो कितना है, Zener डायोड का आई जेड से भी लिख दो, वो 5 मिली एम्पियर है। कि अगर जीना डायोड को आपने वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करना है, तो जो करंट आना चाहिए वो 5 मिली एम्पियर मिनिमम होना चाहिए। तो आपको बताना व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर सो दैट द वोल्टेज अक्रॉस इट डज नॉट फॉल बिलो 6 वोल्ट। कि मिनिमम वैल्यू ऑफ आर यानी लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहे वो कितनी रहे, 5 वोल्ट रहे। कितनी रहे, 5 वोल्ट। ये 6 वोल्ट जीना डायोड है तो इसको 6 लिख लेना, सॉरी, राइट, 5 वोल्ट रहे। अब ये कैसे करेंगे सर, देखने की बात है सर। देख लो, उसने कहा है कि वोल्टेज चाहिए हमें जो लास्ट लोड के अक्रॉस, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, किससे सर, 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 वोल्ट होनी चाहिए सर। ओ सॉरी, 5, सॉरी 6 वोल्ट है या 5 वोल्ट है, इट शुड बी 6 वोल्ट, 6 वोल्ट ही लिखा हुआ है, 6 वोल्ट, आई एम सो सॉरी, 6 वोल्ट है ना। 6 वोल्ट से नीचे नहीं जानी चाहिए, नीचे नहीं जानी चाहिए, बिलो बिलो, नीचे नहीं जानी चाहिए। चलिए सर चेक करते हैं। आपको इतना पता है टोटल 10 वोल्ट है, और अगर जीना डायोड अपनी एक्टिव स्टेट पर आ गया, मतलब अपनी रेगुलेशन वाली स्टेज पर आ गया वोल्टेज रेगुलेशन में, तो उसमें से भी कुछ करंट जा रहा होगा जो कि कितना है, 5 मिली अम्पियर। कितना है, 5 मिली अम्पियर। यहाँ से जो करंट आ रहा है उसको आई बोल दे, जीना डायोड से जो जा रहा है उसको आई जेड बोल दे, और इस लोड से जो जा रहा है उसको आई एल बोल देते हैं। तो आपको वैसे भी पता है कि ये जो टोटल आई जा रहा है यही डिवाइड हुआ होगा आई जेड में और आई एल में। क्रिचॉफ का लॉ होता है ये तो नॉर्मल, ये जो करंट इनकमिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू करंट आउटगोइंग, जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है, बेसिक है।
अब इसी के अंदर अगर मुझसे पूछा जाए सर कि ये कैसे करें क्वेश्चन को, देखो 6 वोल्ट का तो मेरे को चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 वोल्ट का तो ड्रॉप हो रहा है, तो बचा कितना, 10 में से 6, 10 में से 6 गया 4 वोल्ट का, तो यहाँ पर 4 वोल्ट का हो रहा होगा। थोड़ा सोचने की बात है, ध्यान से देखना लेकिन इसको। अब अगर यहाँ पर 4 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है तो वो कैसे आ रहा होगा, थोड़ा सा सोचो। मैं इसको पहले एक नॉर्मल तरीके से करने की कोशिश करते हैं, आओ फिर पता लगेगा कि क्या ऐसे भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलो 10 में से 6 सर यहाँ ले गया तो 4 वहाँ आना चाहिए था, बट अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो कैसे इसको करना पड़ेगा हमें। लेट्स ट्राई। पहले हम निकालते हैं सर टोटल करंट सर्किट का। आप खुद बताओ टोटल सर्किट का करंट कितना होगा, ये सोचने वाली बात है। टोटल सर्किट का करंट कितना होगा ये सोचने वाली बात है। अगर मैं इसी को ऐसा ले लूँ, मुझे आई निकालना है, मुझे आर गिवन है, मुझे आर गिवन है जो 6 वोल्ट जीनर डायोड है, एज जो भी हमें मेंशन है। पर अगर सर आर निकालना है तो हम यहाँ पर वो क्यों नहीं लगा सकते सर, जो हमने बात की थी सर, ये V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लो, क्या ये वो लगा सकते हैं? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सर, बट यस आई थिंक वी कैन यूज दैट। बट इतना पता है कि मिनिमम करंट इतना है सर। अच्छा सर, अगर मैं इसके अक्रॉस करंट निकाल लूँ तो पता लग जाएगा? हाँ सर, इसके अक्रॉस V इज इक्वल टू आई आर लगाओ एक बार। सर इसके अक्रॉस अगर V इज इक्वल टू आई आर लगा दिया मैंने, तो आपको इतना तो पता चल जाएगा सर कि अगर यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर लग रहा है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, क्योंकि ये टोटल 10 थी, 10 में से 6 ये खा गए, तो 4 इसके पास बची होगी, तो वोल्टेज तो है 4, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस 50 ओम है, तो करंट कितना आ जाएगा, 4/50। और 4/50 को 4/50 को हम क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखो। इसको लिख दो आप, 4/50 है तो ये हो जाएगा अपने पास 5 × 8 = 40, राइट, इसको 10 लिख दो, 0.8 यानी 8/100, यानी 8 × 10⁻⁻², यानी 80 × 10⁻³ लिख सकता हूँ क्या, देख लो अच्छे से, ऐसे कैलकुलेशन ही तो करिए। तो ये जो करंट आ रहा है 80 × 10⁻³ को मैं मिली एम्पियर लिख सकता हूँ, इसीलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, 80 मिली एम्पियर। जिसको सॉरी ये क्यों कर दिया मिली एम्पियर में, आई की वैल्यू 80 मिली एम्पियर आई, मिली एम्पियर में क्यों, क्योंकि ये करंट भी मिली एम्पियर में गिवन है ना भाई, इसीलिए। तो यहाँ से जो करंट आ रहा था 80 मिली एम्पियर आ रहा था सर, और यहाँ से जो करंट गया वो गया, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से जो करंट आ रहा था वो 80 आ रहा था सर, और यहाँ पर चला गया 5, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 80 में से 5 गया, आपको सबको पता होना चाहिए 80 में से 5 गया कितना होता है, 75 सर। तो L के अक्रॉस, क्योंकि I था अभी 80 आया, आई जेड निकालना है सर, आई जेड सॉरी दे रखा है 5, आई एल हमें निकालना है, तो आई एल इस हिसाब से कितना आ रहा है, 75 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर में है, याद रख। कैसे आया समझ में आ रहा है ना भाई, टोटल हमने निकाल दिया। तो अब मेरे को आई एल पता लग गया सर, ये मिनिमम के लिए बात कर रहे हैं हम, क्योंकि मिनिमम करंट लिया है हमने जीनर डायोड के क्रॉस, तो जो सब कुछ आएगा वो मिनिमम आ रहा है, ठीक है। मेरे को पता लग गया सर लोड का करंट, लोड का करंट समझ में आ रहा है मुझे, कितना आ रहा होगा सर, 75 मिली अम्पियर, राइट सर। लोड का रेजिस्टेंस तो मेरे को निकालना है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी मेंटेन करनी थी, 6 वोल्ट, तो आपको फिर से V इज इक्वल टू आई आर लगा देना है, V 6 है, I 75 मिली एम्पियर है, और R निकालना है, तो यानी 6/75 को हम लिखते हैं 10⁻³ R, ये -3 ऊपर जाएगा तो 6000/75, और ये सीधा सीधा जा रहा है 75, 56 यस 4 पर जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 4 पर नहीं जा रहा, 8 पर जा रहा है, 80 ओम, राइट, क्योंकि हम मिली को चेंज कर चुके हैं। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 80। अच्छे से देख, मिनिमम करंट दे रखा था इसलिए मिनिमम करंट लिया, तो आया भी मिनिमम। कैसे निकाला, अब बहुत आराम से हो जाएगा सर, आई थिंक कोई इशू नहीं आया होगा इस क्वेश्चन के अंदर तो, है ना सर। 6 वोल्ट जीनर डायोड है, सर्किट में गिवन है, जीरो उसका जीनर रेजिस्टेंस है, कैसे गया आपको सबको दिख रहा है। हमने टोटल, हमने पहले करंट निकाल लिया, देखो किसी भी ब्रांच किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्ट करंट निकालना है ऐसे वाले सर्किट्स में, तो V इक्वल टू आर लगा दिया हमने, यहाँ पर लगाया तो यहाँ से चला भाई, यहाँ से 80 आया है, 5 यहाँ चला गया, तो यहाँ 75 क्या होगा ना सर, वही थे, वहीं से आपने सोल्व कर दिया क्वेश्चन,
75 चला गया इसके अंदर का करंट मेरे को पता चल गया, इसकी वोल्टेज 6 वोल्ट रखनी है, रेजिस्टेंस नहीं पता लग सकता, पता चल गया। मिनिमम करंट दे रखा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें जीनर डायोड का मिनिमम करंट दे रखा है। अगर मैक्सिमम दे रखा होता, कुछ और दे रखा होता, तब की बात नहीं हो रही है। मिनिमम करंट दे रखा है तो रेजिस्टेंस मिनिमम आ रहा है, इसी वजह से उसने पूछा भी यही है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। आई थिंक हो जाएगा अभी क्वेश्चन। एक ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से है और थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। थोड़ा सा देखो, फाइंड द मैक्सिमम जीनर करंट। अब क्या पूछा है, मैक्सिमम जीनर करंट कैसे पता करोगे सर? गिवन वोल्टेज 6 वोल्ट है, वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो और फिर स्टार्ट करते हैं। खुद से ट्राई करो पहले। चलिए, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा इसको। देखो, कंसेप्ट क्या लग रहा है, फाइंड आउट द मैक्सिमम जीनर करंट फॉर द जीनर डायोड एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पर मैक्सिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम करंट। अच्छा, मैं वोल्टेज की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम करंट की बात हो रही है, ध्यान देखो। सर एक बात बताओ, जीनर डायोड मैक्सिमम, जीनर डायोड करंट मैक्सिमम मिनिमम क्यों रहता है? ताकि आईएल फिक्स रहे। अब वो कह रहे हैं जीनर अपना मैक्सिमम ले रहा है, सारा का सारा करंट ही जीनर डायोड ले जाएगा, तो आईएल के पास क्या बचेगा? ये तब का केस होता है, मैं आपको बता दूं, ये तब का केस होता है जब हमारा आरएल, जनरली हमारा जब आरएल होता है वो मैक्सिमम इनफाइनाइट की केस में आने लग जाता है, लोड, जब लोड रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है तो आई जेड मैक्सिमम हो जाएगा, तो आई एल उस केस में हमारे पास लगभग लगभग जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो सारा का सारा करंट जो आई टोटल है वो सारा का सारा आई जेड हो जाएगा, मतलब आई टोटल जो है वो आई जेड जीनर के इक्वल हो जाएगा। मतलब पूरे सर्किट में यही दो रेजिस्टेंस बचेंगे और इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, इन्हीं के अक्रॉस करंट निकालेंगे। और टोटल सर्किट का करंट निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है, V इज इक्वल टू आई आर से। अब आपने सिर्फ टोटल यूज करना है क्योंकि मैक्सिमम निकाल लो, टोटल V। अब किसके अक्रॉस देखोगे टोटल वी? पहले तो ये देखो, टोटल वी है ना, वी इनपुट लगा दो, जो भी है वो 20 है। अरे भाई, कैसे? अब आप चाहो तो इसको रिप्लेस कर सकते हो आईजेड को आप उसकी रेजिस्टेंस और इसकी वोल्टेज के साथ, जीनर डायोड की। लेकिन अगर आप देखो ध्यान से, जीनर डायोड पे जो वोल्टेज आ रही है, अगर मैं यहाँ पर ही देखूँ, यहाँ ध्यान से ही, अगर अगर किरचॉफ लॉ लगा दो तो सबसे आसान लगता है इस केस में। किरचॉफ लॉ सबसे, वैसे तो किरचॉफ लॉ मुश्किल होता है ना, लेकिन इस केस में देखना कितना आसान होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से चले हम पॉजिटिव से, सपोज तो 20 वोल्ट करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव आई टी इंटू आर। फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, आई टी इंटू आर। अब यहाँ पर आपको आर जेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। माइनस का, कि नेगेटिव पहले आ रहा है ना जीनर डायोड में, तो नेगेटिव जीनर डायोड की वोल्टेज कितनी है? 6 वोल्ट, ऐसे भी लिख सकते हो। और लिखने वाले इसको ऐसे भी लिखते हैं सेम चीज को, कि जो अब टोटल रेजिस्टेंस है टोटल करंट की, उसकी फॉर्म में निकाल दो। ये 20 है, आपको पता है ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है। तो ये कितना है हमारे पास जीना डायोड की? 6 वोल्ट है। 6 वोल्ट है ना जीना डायोड का, ये 6 वोल्ट है। नेगेटिव, ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है सॉरी, है ना? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये 6 वोल्ट हो गई हमारे पास, इस डायरेक्शन में जा रहा है। उल्टी होगी ना बैटरी, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, बैटरी उल्टी हो गई यहाँ पर। अब कैसे इसको कर सकते हो आप? टोटल करंट सर्किट का निकाल के, जैसे अगर टोटल करंट निकालने के लिए टोटल वोल्टेज चाहिए, अब टोटल वोल्टेज कैसी चाहिए होगी आपको? देखो भाई, इसके अक्रॉस अगर मैं निकालूं 20 वोल्ट, ये टोटल वोल्टेज थी, ये कहाँ कहाँ यूज हुई? पहले तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इसको बोलेंगे आई टी इंटू आर, ठीक। फिर इसमें से कुछ वोल्टेज किसने भी खाई सर? जीनर डायोड ने भी खाई होगी सर। जीनर डायोड ने भी खाई तो होगी ना वोल्टेज, आप खुद बताओ। नहीं खाई होगी जीनर डायोड ने? खाई होगी सर, ऑब्वियस सी बात है। कितनी खाई होगी जीनर डायोड ने वोल्टेज? खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। प्लस में जीनर डायोड की जो वोल्टेज आई होगी वो कितनी है? 6 वोल्ट है, यहाँ पर 6 वोल्ट हो गई। मैं अगर जीनर डायोड लिख दूँ तो प्लस वी जेड लिख देता हूँ आपके लिए। किरचॉफ लॉ लगा रहा हूँ, वही वही चीज़ वापस आ रही है, ठीक। यहाँ पर हो गया। अब यही आई टी आर तो हो गया हमारे पास, साथ में जीना डायोड के क्रॉस करंट भी आया है। तो करंट जो आया होगा उसको क्या बोलोगे आप? आई टी, वही करंट आ रहा है लेकिन अब जीना डायोड के रेजिस्टेंस के क्रॉस आ रहा है, तो जेड लिख दिया जीना डायोड का रेजिस्टेंस। जीना डायोड का रेजिस्टेंस जेड लग दिया हमने, ठीक। तो इसको आई टी जेड लिख दिया। अब आप ध्यान से वैल्यू पुट करोगे तो 20 इज इक्वल टू, मैंने क्रिचॉफ लॉ लगाया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्रिचॉफ लॉ लगाया और कुछ नहीं किया। तो 20 इज इक्वल टू आई टी निकालना है, आर और आई टी जेड, प्लस जेड ले लो,
प्लस वी जेड। वी जेड की तो वैल्यू पता ही है कितनी है, जीना डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है, अरे यार उसके तो वैल्यू पता है हमें, कितनी पता है, 6 वोल्ट। तो 20 - 6, अभी शॉर्टकट में बताता हूँ, 14, 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 14, इज इक्वल टू आई टी आर प्लस जेड। आर कितना है हमें गिवन, 400, और आर जेड कितना है, 1.5 ओम। कर नहीं पाओगे क्या आप इसको, अच्छे से देख लो, यही तो करना था, और तो क्या ही करना था। तो 20 - 6 14 हो गया, 14 में से अब ये 400 प्लस 1.5 को क्या कर दो, यानी 14 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1.5 इज इक्वल टू आई टी। बस ये आ गया। इसको मैं दिखा भी देता हूँ, देखो टोटल करंट ये था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया, वो पहले दिखा दिया था मैंने आपको, है ना, ये सिंपल ऐसे लगा दो, यहाँ हमारा वोल्टेज आ गई, यहाँ टोटल रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू आई आर, ये देखो टोटल, और कुछ नहीं किया, अच्छे से देख लो। और ये मैक्सिमम था, क्योंकि जीनर करंट मैक्सिमम तब होता है, हमेशा याद रखना, जब लोड के अक्रॉस, ये भी क्वेश्चन आ जाए। ये केस कौन सी कंडीशन होती है जब जीनर डायोड में करंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, सर जब लोड रेजिस्टेंस हमारा बहुत बढ़ जाए, इन्फिनिटी के आसपास हो जाए, अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तब, क्योंकि अगर देखो ये रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा तो ये करंट बहुत कम हो जाएगा, हैवी रेजिस्टेंस कम करंट, तो सारा का सारा करंट आई जेड जीनर डायोड की फॉर्म में चला जाएगा, जीनर डायोड के क्रॉस। इसके लिए हमने तो सिंपल वोल्टेज लो लगाया है क्रिचॉफ का, और कुछ नहीं किया, ठीक है। आपने क्रिचॉफ लो लगाना, बात हो जाएगी, आपकी टोटल करंट की वैल्यू आ गई अच्छे से, ठीक। यही इसको सोल्व करके आ रहा है 34.87 मिली अम्पियर। आई थिंक अब ये हो जाएगा, इसमें कोई भी अब दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द जीरो डायोड करंट निकालनी है, इसको दूसरे मेथड से करके देखेंगे अच्छे से। पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ये लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा इसको। वही केस है, मैक्सिमम एंड मिनिमम, लेकिन यहाँ पर आर एल इन्फाइनाइट नहीं है, ये याद रखना, 10 किलो ओम गिवन है। मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ जीनर डायोड आर, करंट सॉरी, आओ करंट की बात करते हैं सबसे पहले। आप सबको पता है भाई, सिंपल सी बात है, आपको ये रेंज दे रखी है इनपुट वोल्टेज की, ये मिनिमम रेंज है इनपुट, वी मिनिमम इनपुट में है ये सब, और ये वी मैक्सिमम इनपुट में है। तो मिनिमम इनपुट 80 है, ये देखो फ्लक्चुएट तो कर रही है, लेकिन हमें अब क्या चाहिए सर, जीनर डायोड के 10 किलो ओम है सर, बताओ अब मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है जीनर डायोड। सबसे पहले हमें इतना पता है सर, अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालूं, आई एल के अक्रॉस, वी के अक्रॉस, इसके अक्रॉस भी क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये 50 वोल्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अक्रॉस भी कितना मेंटेन है, पैरेलल है ना, तो इसको भी 50 लिख दो यहाँ पर, 50 वोल्ट, ठीक। अब आपको पता है जीनर डायोड में आपको करंट निकालना है, आपको एक चीज साफ साफ पता है, अगर यहाँ से करंट आई आ रहा है, ये आई जेड है, ये आई एल है, जो मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ, आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल होगा ही होगा, ये तो फॉर श्योर है सर, आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल होगा ही होगा सर। अब आई की वैल्यू कैसे निकालूं, देखो आई तो मैं निकाल दूंगा कैसे ना कैसे, मेरे को वोल्टेज का थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए, अगर कितनी है इसके क्रॉस तो मुझे पता लग जाएगा। मुझे आई एल भी पता, एल तो निकला ही हुआ है समझो, क्योंकि इसकी वोल्टेज पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, आई एल तो निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले मैं वोल्टेज रखूंगा वी मिनिमम, वी मिनिमम का केस लेते हैं 80 वोल्ट पहले केस में। अगर ये 80 वोल्ट है तो इसने 50 वोल्ट ले ली, तो इसके पास कितनी बची होगी, 30 वोल्ट बची होगी फॉर श्योर, टोटल 80 थी, इसने 50 ले ली तो इसके पास 30 बची होगी। तो इसके पास जो 50 बची है, पहले इसका करंट निकाल लेते हैं, आईएल वाले के पास, लोड रेजिस्टेंस के पास कितनी बची है, के पास 50 वोल्ट है, और जो सोर्स रेजिस्टेंस है उसके पास कितनी है, 30 वोल्ट है। तो लोड रेजिस्टेंस के पास V इज इक्वल टू आई आर लगा देते हैं। तो आपको पता है वोल्टेज कितनी है उसकी, 50, करंट आपने निकालना है, उसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है 10 किलो ओम। तो आपके पास आई एल आ जाएगा कैसे, 10 × 50, और ये किलो है 1000 है, नीचे जाके डिवाइड, यानी 5/1000, इसको बोल दोगे 5 मिली एम्पियर लोड करंट। ये तो समझ में आने वाली चीज है, आराम से समझ में आ गई होगी इसका, भाई V इज इक्वल टू आई आर के अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं, ठीक। इसके अक्रॉस करंट नहीं, मेरे पास आई एल आ गया कितना, 5 मिली एम्पियर। अरे सर आई निकाल नहीं सकता, वोल्टेज पता है 30, ये 5, तो बता दो भाई, आर एस के पास 30 है करंट, तो V इज इक्वल टू आई आर लगाओ। वोल्टेज 30 है, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस 5 है, 5 किलो ओम तो नहीं है ना, 5 किलो ओम ही है, तो करंट कितना आ जाएगा यहाँ से, दूसरे कलर से लिख देते हैं, 30/5, यानी 5 6 के 30, ये नीचे जाएगा 1000, तो हो जाएगा 6 मिली एम्पियर।
अरे बहुत आसान हो गया है तो देखो, 6 मिली एम्पियर करंट यहाँ से निकला 6 मिली एम्पियर, यहाँ तक पर आया 5 मिली एम्पियर, तो जीनर के पास मिनिमम कितना गया होगा? ऑब्वियस सी बात है 1 मिली एम्पियर। बात ही खत्म सर। क्यों सर? क्योंकि आपको पता है टोटल करंट, ये अगर 6 मिली एम्पियर है, ये 5 है, तो आई जेड कितना हो जाएगा? आई जेड वुड बी इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। बहुत, ये मिनिमम करंट है क्योंकि मैंने वोल्टेज भी क्या ली थी? मिनिमम। अब यहाँ पर मैक्सिमम करंट के लिए क्या करोगे? मिनिमम आ गया होगा आई थिंक, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैक्सिमम करंट के लिए क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है सर, मैक्सिमम करंट के लिए वोल्टेज भी मैक्सिमम लेंगे, लेकिन देखो आर एल इनफाइनाइट नहीं है कि सारा का सारा करंट आई जेड से ही निकाल दो आप, नहीं। ऐसा मत करना, क्योंकि आर एल इनफाइनाइट नहीं है, 10 किलो ओम उसकी वैल्यू दे रखी है, राइट? तो वोल्टेज ले लेते हैं मैक्सिमम के लिए, कितनी? इनपुट 120 है शायद। हाँ। अब 5 किलो ओम वाले के पास, इसको सोर्स रेजिस्टेंस बोला, उसके अक्रॉस कितनी आएगी? और लोड के अक्रॉस, लोड के अक्रॉस तो बता सकते हो 50 ही है। अरे भाई, लोड के अक्रॉस तो कितनी आ रही है? 50 ही आ रही है क्या? पहले तो खुद सोचो। हाँ, उसके पास तो 50 ही आएगी, तो लोड के अक्रॉस जो करंट आएगा, लोड के अक्रॉस अगर रेजिस्टेंस हमारे पास, इसको दोबारा ऑन करना पड़ेगा, ये हैंग हो गया, शिट। यहाँ लिख दे, देखते हैं अगर हो पाते तो। लोड के अक्रॉस नहीं होगा कुछ भाई, एक सेकंड दो मुझे, मैं इसको दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ। चलिए, सो वी मैक्स अगर 120 वोल्ट है, आपको पता है लोड के क्रॉस तो अभी भी वोल्टेज कितनी रहेगी? 50 वोल्ट, और 50 वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग उसका करंट हम निकाल चुके थे 5 मिली एम्पीयर, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा भाई, उसका रेजिस्टेंस भी उतना है, उसकी वोल्टेज भी 50 वोल्ट, वो तो मेंटेन ही रखनी है। बात आती है इस सोर्स रेजिस्टेंस पे। अब अगर इन्होंने 50 ली, लेकिन टोटल अब 120 थी, तो 120 में से 50 ये लोग खा गए, तो इसके पास कितनी बची? 70। हाँ, तो अब इसके पास जो वोल्टेज रहेगी सोर्स रेजिस्टेंस के पास, वो 70 वोल्ट की आ जाएगी। और अब 70 वोल्ट के पास रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो रहेगी उसके पास, आर एस के पास, आर एस की वैल्यू कितनी है? 5 किलो। इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगी अब 70 वोल्ट आ जाएगी, 70 वोल्ट आ जाएगी, तो वी इज इक्वल टू आई आर लगा दो। वी कितना है सर? 70। आई निकालना है, आर 5 किलो ओम। तो अब देख लो कितने पे कटेगा ये, आप सबको पता ही है ना। 5 के पास कट जाएगा इसको, 5 चौक 20, 14 5 70, ओ ये भी भूल गए थे, वाह। हाई इज इक्वल टू 14 मिली एम्पियर। तो मतलब अब 14 मिली एम्पियर आ रहा है पीछे से, ध्यान से देखना, आप पीछे से 6 की जगह 14 मिली एम्पियर आ रहा है, और उसमें से 5 मिली एम्पियर यहाँ जा रहा है। इसको नए तरीके से लिख देते हैं, ये 14 मिली एम्पियर था, 5 इधर चला गया, तो बचा कितना भाई? बचा कितना? 14 में से 5 गया 9, तो 9 मिली एम्पियर। तो इसका आंसर क्या आएगा सर? मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी सर? 9 मिली एम्पियर, क्योंकि आपको पता है आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। आई एल तो अभी भी 5 है, लेकिन अब टोटल 14 हो गया, तो आई जेड कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा सर। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ आई जेड, आई मिनिमम जेड, आई जेड मिनिमम कितना आया था? आई जेड मिनिमम कितना आया था? 5 मिली, ओ सॉरी 1 मिली एम्पियर। और आई जेड मैक्सिमम कितना आया? 7 मिली, 7 ही था ना? चेक कर लो, 9 मिली एम्पियर था सॉरी, क्योंकि 14 में से 5 गया था 9। ठीक है, राइट। तो ये वैल्यू थी, इसके ऑप्शन में आ सकता है। अब आने में अलग अलग तरीके के जीना डायोड, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं आ सकते जीना डायोड पे आपके, नहीं आए जीना डायोड पूरा हो जाएगा। अब आपने कुछ नहीं करना है, अब नया कंसेप्ट समझने के लिए कुछ ज़्यादा मत करो। अभी जितना हो चुका है आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, अगर वो अच्छा खासा हो चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो और मेन टॉपिक आपको लग रहे हैं, अभी तक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने करा दी है। ठीक है, अभी आप जितना हो गया है, आप टाइम के अकॉर्डिंग उसी को एक बार प्रैक्टिस कर लो, एक बार उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, फिर नए टॉपिक को आप करने की कोशिश करना, क्योंकि आपको लग रहा है कि लास्ट के 5-7 दिन में कर लेंगे, नहीं। कम से कम 2 हफ्ते तो आप सिर्फ क्वेश्चन किया करो। ठीक है, पिछले जब एग्जाम से 2 हफ्ते पहले, तो अब थोड़ा सा ध्यान रखो, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करो, जितना सिलेबस हो चुका है, आई थिंक बहुत अच्छे खासे सिलेबस हो चुका है आपका, उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से करो, पीवाई। और उसकी अगर आप पीवाई क्यू लगा रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक आधा टॉपिक ऐसा लग रहा है सिर्फ ये वाला टॉपिक तो हमारा नहीं हुआ, तब उस टॉपिक पे आओ, उसको पढ़ो और हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम रेयर चांस होगा ऐसे, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है तब की बात है। अगर कोई टॉपिक बहुत ही रिपीट हो रहा है हर पीवाई क्यू में, तब देखना उसको। ठीक है,
वरना आप जितना हो गया उसको करना। अभी के लिए हमारा पार्ट पूरा खत्म होता है फिजिक्स का, ये वाला पार्ट। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और कोई भी प्रॉब्लम आए सर को मैसेज कर देना, किसी क्वेश्चन में या कैसे भी, वी विल डिस्कस इट कैसे भी करें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैप्पी जर्नी एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। बाय बाय।